सोशल मीडिया पे हम लोगों का कोई प्रेजेंस था नहीं। सोशल मीडिया पे तो टोटली कब्जा था बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें हम लोगों का स्पेस बढ़ा है। सोशल मीडिया इस देश में नया है और मैं समझता हूं कि आगे चल के इसका महत्व बढ़ेगा, जबकि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर पंचायत तक पहुंच जाएगी तो इसमें अपने आप में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ जाएगा। It would be worth the while of the political establishment as well as the government to see as to how it could be best leveraged to disseminate its own message. नमस्कार, मैं रविश कुमार। सोशल मीडिया राजनीति का नया रामलीला मैदान बनने जा रहा है। सोशल मीडिया ने पहले समाज के संवाद का तरीका बदला और अब तेजी से राजनीति के तरीके पर भी दबाव डाल रहा है। मुख्यधारा की मीडिया पर भी इसके कारण जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन का दबाव बढ़ गया है। किसी एक मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लाखों लोग जब राय जाहिर करने लगते हैं तो इसके असर में न्यूज चैनलों के बने बनाए न्यूज रूम के ढांचे ढह जाते हैं। पत्रकार पब्लिक ओपिनियन बनाने से पहले सोशल मीडिया पर बन चुके ओपिनियन यानी जनमत की भाषा बोलने लगता है। अब ये जनमत कैसा है और किन किन का है, यह शोध का विषय है। क्या सोशल मीडिया का जनमत किसान, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, इन सब विविध समुदायों और भारत की भौगोलिक राजनीतिक विविधता का प्रदर्शन करता है? जवाब अगर नहीं है तब भी क्या राजनीतिक पार्टियां यहां मौजूद करोड़ों लोगों को नजरअंदाज कर सकती हैं? खासकर कांग्रेस क्यों समझना चाहती है कि ये क्या बला है? सिर्फ शहरी है या इसमें ग्रामीण लोग भी हैं? वैसे मुझसे ट्विटर पर बुलंदशहर और गोपालगंज से भी लोग बात करते हैं। जयपुर में कांग्रेस चिंतन करेगी उससे पहले हम इस मुद्दे पर कीर्तन कर लेते हैं। सोशल मीडिया यानी फेसबुक और ट्विटर, यहां लोग रोज अपनी सोच झटके में जाहिर करते हैं और बात मिनटों में, सैकड़ों से लेकर हजारों में फैल जाती है। आम जीवन में एक दोस्त नहीं मिलेगा, यहां एक आदमी के 5,000 से लेकर 10 लाख तक मित्र हैं, फॉलोअर हैं, अनुचर हैं। इसीलिए एक बात 100 बात में बदल जाती है। इसीलिए आप जानते ही हैं कि पिछले 2 साल में सोशल मीडिया हिंदुस्तान में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया भर की तरह हमारे यहां भी अन्ना आंदोलन और दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद रायसीना हिल्स पर पहुंचे लोगों को प्रेरित करने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। सरकार की आलोचना हो रही है कि वो इनसे संवाद नहीं कर पा रही है, जैसे बात कर लेने से लोगों का गुस्सा कम हो जाता। सरकार ने भी इन्हें फालतू भीड़ समझकर खारिज करने की कोशिश की, नियंत्रण की भाषा से डराने का प्रयास किया, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। अब सरकार और कांग्रेस पार्टी संवाद का तरीका खोज रही है। क्या यह सब इतना आसान होगा? कांग्रेस के मंत्री, प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर तो हैं, जो हैं क्या वो संवाद कर पा रहे हैं? नरेंद्र मोदी को 12 लाख लोग फॉलो करते हैं। हालांकि इसके सही होने पर भी विवाद छिड़ गया था, फिर भी मोदी रोज अपनी बात, अपनी गतिविधि ट्विटर पर साझा करते हैं। इस चुनाव में 3D मोदी ने कांग्रेस को कोसों पीछे छोड़ दिया। इनसे ज्यादा लोग तो कांग्रेस के मंत्री, मोदी से ज्यादा लोग शशि थरूर को फॉलो करते हैं, 16 लाख लोग। क्या इस आधार पर आप थरूर को मोदी के मुकाबले देखने लगेंगे? कांग्रेस खुद थरूर के बयान से घबरा जाती है। उमर अब्दुल्ला को 2 लाख लोग फॉलो करते हैं और उमर ने हाल में लोगों को सुना भी दिया ट्विटर पे कि आप सब यहां पर भड़ास निकालकर अपने काम पर निकल जाते हैं, मैं आपको खूब समझता हूं। यानी सोशल मीडिया पर भिड़ना पड़ता है। भिड़ने की भाषा इसके संवाद की एक मुख्य प्रकृति है। क्या सरकार का कोई मंत्री या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता भिड़ने की भाषा बोल सकता है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी ट्विटर पर हैं। 1 साल में 3 ही लाख लोग इनके अनुचर में जुट पाए हैं। क्या इनकी छवि बदल गई? तब भी लोग मनमोहन को मौन मोहन कहकर निकल जाते हैं। सुषमा स्वराज ने तो YouTube पर अपना चैनल ही लॉन्च कर दिया है, जिस पर वो अपने भाषण के हिस्से डालती हैं और ट्विटर पर अपने बचपन से लेकर शादी की तस्वीरें साझा करती हैं। बीजेपी और संघ तो सबसे पहले से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय है, फिर क्यों उनका शाइनिंग इंडिया का अभियान ध्वस्त हो गया? क्या सोशल मीडिया के जरिए हाल के जो आंदोलन हुए वो बीजेपी, आरएसएस या दक्षिणपंथी विचारधारा के उकसाने पर ही हुए? क्या हम सोशल मीडिया की राजनीति को समझ पा रहे हैं, जो कई बार इतनी निर्दलीय हो जाती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि किसके खिलाफ है और किसको लाभ है? फिर भी कई अध्ययन बता रहे हैं कि दुनिया भर में इंटरनेट हिंदू या दक्षिणपंथी विचारधारा की कई वेबसाइट सक्रिय हैं।
इनके केंद्र में या आदर्श के रूप में संघ की विचारधारा भी है। 1999 में ही संघ ने साइबर शाखा का प्रयास किया था, जो किन्हीं कारणों से लोकप्रिय तो नहीं हुआ, मगर इंटरनेट हिंदू एक ताकत के रूप में मौजूद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में कैसे जाएं, क्या करें, इसका एक एनिमेशन आपको संघ की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। संघ के प्रवक्ता राम माधव ट्विटर पर हैं। हाल ही में मोहन भागवत के बयान को मीडिया ने गलत संदर्भ में चलाया तो संघ ने इंटरनेट पर ऐसी घेराबंदी कर दी कि कुछ संपादकों को ट्विटर पर माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस यहीं पर कमजोर पड़ जाती है, वो अपने पक्ष में हवा नहीं बना पाती। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? लेकिन क्या सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ जो नाराजगी है वो सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस वहां नहीं है? क्या इस नाराजगी में सरकार की नीतियों की नाकामी नहीं है? क्या कांग्रेस यहां जाकर इन सवालों का जवाब दे पाएगी कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते, सोनिया गांधी का ट्विटर अकाउंट क्यों नहीं है? होने से यहां कुछ नहीं होता, बात करनी पड़ती है। क्या कांग्रेस या सरकार बात करेगी और किस रूप में? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और आपका ट्विटर अकाउंट भी है। अरविंद गुप्ता जी हैं, आप संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के। अभय कुमार दुबे, संपादक CSDS, और हमारे साथ शिवम विज हैं, आप काफिला ब्लॉग के संयोजकों में से एक हैं और काफी सक्रिय रहते हैं। अंकित जैन जो है नवोदित पत्रकार हैं, काफी कुछ अध्ययन किया, तो हमने सोचा इन्हें भी स्टूडियो में ले ही चलते हैं यहाँ पर, तो इन सबको हमने ले आए हैं। शकील अहमद जी, हम आपसे ही पहला सवाल जानना चाहते हैं कि ये रुख में बदलाव कैसे आ रहा है कि पहले कई मंत्रियों ने जो बोला था कि आपत्तिजनक तस्वीरें हैं सोनिया गांधी की या मनमोहन सिंह की, उस पर एक नियंत्रण की भाषा और ये सब विवाद हुआ था, ठीक है। एक शशि थरूर का भी वो कुछ बयान देते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उनको चुप करा देते हैं। तो आजकल वो पोंगल की बधाइयां ज्यादा देते हैं, फिर बताते हैं कि यहां वहां गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, वहां पर वो राजनीतिक बात नहीं करते हैं, कहां कौन सा पर्चा पढ़ा, कौन उनसे मिला, यही सब बात करते रहते हैं, लेकिन वो टकराते नहीं है। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पार्टी आपकी सोच ही रही है तो राजनीतिक रूप से बताइए कि वहां आपकी अनुपस्थिति क्यों खल रही है? नहीं, देखिए रवीश जी, मैं ट्विटर पे हूं, पिछले 1 साल से हूं। मैं नया हूं बिल्कुल उसमें, लेकिन किसी पार्टी के नेता ने मुझसे नहीं कहा कि आप ट्विटर पे अकाउंट खोलिए और अपने जो विचार हैं विभिन्न मुद्दों पर आप रखिए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी और मैंने व्यक्तिगत कारणों से, वो शौक के कारण वो शुरू किया। शुरू में मैं भी थोड़ा अचंभा था, मुझको परिवार के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने उसके लिए कहा, फिर मैंने शुरू किया तो थोड़ा मैं रिलक्टेंट था, मगर धीरे धीरे मजा आने लगा, जो रिएक्शंस आने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने लगा और लगा कि अपनी बात आप कह देते हैं। इतना समय नहीं है कि मैं ट्विटर पर भिड़ूं और विवाद करूं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन पूछता है, कोई जानकारी चाहता है तो वो दे देता हूं जवाब में, लेकिन उस पर डिबेट करने में परेशानी है कि इतना समय हम लोगों के पास नहीं है। ये नया जो सोशल मीडिया है, ये नई चीज है इस देश के लिए, और मैं समझता हूं दुनिया में भी बहुत पुरानी नहीं है। जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ, जैसे जैसे फेसबुक आया, ट्विटर आया और सब यूट्यूब का मामला हुआ, तो स्वाभाविक रूप से ये एक नया क्षेत्र है और देश के युवा वर्ग और दुनिया के युवा वर्ग, और अब तो आप विश्वास करेंगे कि रिटायर्ड, मेरे 1-2 फॉलोअर हैं जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, जो रिटायर करके घर पे हैं, उनको भी शौक जागा है और वो ट्वीट करते हैं, वो फॉलो करते हैं, वो डिबेट करते हैं, थोड़ा उनके पास खाली समय भी है। तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ा एक वर्ग है, मध्य वर्ग का, जो पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी है, तो वो अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, अपनी भाषा में भी ट्वीट करता है, अपनी बातें कहता है। तो ये एक अच्छा है, आपको जानकारी भी होती है कि समाज में क्या हो रहा है, मध्य वर्ग क्या सोच रहा है। अब आप ये स्वीकार कर रहे हैं, पर एक शकील मैं ये जानना चाह रहा हूं, चलिए ठीक है, अब आपको इससे जानकारी होने लगी है, आप कह रहे हैं कि डिबेट करने में परेशानी को कि समय नहीं है, ठीक है, पर क्या वहां पर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे न्यूज रूम के जो ढांचे हैं, खबर दिखाने के फैसले को वो ढह जाते हैं, जब कई बार उसमें एक जनमत की बाढ़ आती है और सब उसमें बह के और उसके अनुरूप या उससे मिलते जुलती प्रतिक्रियाएं या रिपोर्टिंग होने लगती है। ऐसा मैंने देखा है कई बार। क्या इस तरह का दबाव आप भी महसूस करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलिए। देखिए, कभी कभी होता है, लेकिन दोनों बातें हैं।
देखिए, आप जो अपने न्यूज रूम में बातें करते हैं या दिखाते हैं टीवी चैनलों पर, वो फेक नहीं होता। ट्विटर में बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फेक हैं, एक ही आदमी ने अलग अलग नामों से कर लिया है। अब आपको होगा कि नंगा बच्चा, खाली डिब्बा, झूठ का पिटारा, अब ये नाम है ट्विटर हैंडल्स के, ये सचमुच व्यक्ति के नाम नहीं हो सकते। ये कुछ लोगों ने फेक अकाउंट खोला है। ठीक है। जिनको अच्छी बातें करते हैं तो अपने नाम से करते हैं, जिनको गालियां देनी होती है वो इन नामों से। मैं इसका राजनीतिक संदर्भ समझना चाहता हूं कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी एक मान लीजिए कि बीजेपी ने 4 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लंच के बाद, है ना, तो वो लगता है कि चलिए एक पार्टी ने एक आरोप लगाया है तो आपने 4:30 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया। ठीक है, यहां पर जब लोग अलग अलग लोग और अलग अलग तरह के लोग, ठीक है, उनके अकाउंट के अलग अलग, आप पांडे, मिश्रा, जाटव या चौधरी नहीं रहे, अब तो अलग अलग नंगा बच्चा जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी से लेकर कई तरह के वेराइटी हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि माँ बाप को कुछ दिन पता चलेगा कि बच्चे को किसी और नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका असर पड़ता है क्या, अलग से असर पड़ता है क्या, मैं जानना चाहता हूं। हाँ, स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है। अगर एक बात की चर्चा हो रही है, जैसे आज ही मैंने 2 ट्वीट किया है, मैं थोड़ा कम करता हूं, मौका कम मिलता है, समय कम मिल पाता है। मैंने किया है कि नितिन गडकरी साहब भाजपा में सबसे स्वच्छ छवि के आदमी हैं, इसीलिए भाजपा ने रूल अमेंड करके उनको दूसरा टर्म दिया है। उस पर जाहिर है कि आरएसएस के और भाजपा के बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया है। फिर मैंने दूसरा ट्वीट किया है कि मुझसे और मेरी पार्टी के खिलाफ गुस्से में तो बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गडकरी जी का कोई बचाव नहीं कर रहा है, उनको कोई ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी नहीं कर रहा है। तो ये दो ट्वीट ऐसे हैं, आप समझ रहे हैं ना, कहानी पता चल जाती है। लेकिन अब शकील जी, इस प्रक्रिया में आप समझ रहे हैं ना कि वहां पर कैसे संवाद किया जा सकता है, जो थोड़ी मोड़ी समझ, जैसे समय मैं नया हूं अभी, लेकिन धीरे धीरे आ जाती है समझ। और बहुत, एक बात, मैं राजनीति में हूं इसलिए बहुत बहस नहीं कर सकता हूं, इतना समय नहीं है। इतना तो इसी पर आप भिड़ जाएंगे सारे लोग कि राजनीति में है किस लिए जब आप बहस नहीं करेंगे और जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। लेकिन ठीक है, इस पर आप जवाब मत दीजिए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि अरविंद जी, मैं जो इसे बात कर रहा था कि क्या इससे आप लोगों को लाभ मिलता है क्या कि वहां पर कांग्रेस कमजोर है? नहीं, हमें पहली बात, कांग्रेस कमजोर है, वो अपने कारण से कमजोर है, लेकिन बीजेपी हरदम ही टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली अडॉप्टर रही है। बीजेपी ने, जैसे शिवराज सिंह चौहान ट्विटर पे नहीं है, या मुझे मालूम नहीं सारे है, चीफ मिनिस्टर हमारे, रमन सिंह का कोई ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया का सिर्फ एक ही माध्यम नहीं है, बहुत सारे और भी माध्यम। रमन सिंह जी हैं, रमन सिंह जी बिल्कुल, हाँ, हमारे सारे, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। हाँ, सो सारे नेता हैं। देखिए, पहली बात तो बीजेपी के सारे सीनियर लीडर्स हैं, और बीजेपी पार्टी की तरह भी सबसे पहले सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में सबसे आगे रही है। वेबसाइट हमारी सबसे पहले बनी थी। सिर्फ कंप्यूटर वो लोग लाए थे कांग्रेस वाले के बात में। चलिए, ये तो एक और विवादशील टॉपिक हो जाएगा। टेलीकॉम रेवोल्यूशन को भी बात यहाँ सोशल मीडिया की है, तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के डीएनए मीडिया कहे जाते हैं। हाँ, नहीं, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में काफी अंतर आ गया है। उसमें भी वैरायटी है, जैसे कोंगी मीडिया, पेड, वो आप मीडिया साइलेंट मीडिया है। हाँ, वो आप अरविंद जी, आप अपने बात पूरा कीजिए। हाँ, तो जो बीजेपी के डीएनए में है, ये नई चीजों को इस्तेमाल करना, नई चीजों को हाँ, उसके अंदर उसका प्रयोग करना और उसके माध्यम से अपनी बातें पब्लिक को कहना। हमारा जो वोटर है, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वो यंग हैं, एजुकेटेड हैं, एंड आप इसको सीरियसली लेते हैं? बहुत सीरियसली लेते हैं। डेडिकेटेड टीम है हमारी। पर इससे आपको राजनीतिक फायदा कभी हुआ है क्या? आप ये अभी हाल ही में हो इलेक्शंस में, तो आई थिंक जब भी हम ये डिबेट कर रहे हैं, अगर ये राजनीतिक फायदा नहीं होता तो लोग मतलब यहाँ आके लेकिन मैंने एक जिक्र किया था कि शाइनिंग इंडिया के समय में भी आप लोग काफी आक्रामक थे, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। देखिए, क्या उस समय ये तादाद उस तरह से नहीं थी? नहीं, उसके बारे में मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि माहौल 8-9 साल पहले के हैं। ठीक है, काफी बदल गया। दूसरा था, आज पॉइंट है, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर आज से 3 या 4 साल पुरानी चीजें हैं। हाँ। दूसरी बात क्या है कि आज का यंग इंडिया, जो आज के नए लड़के हैं, एजुकेटेड लॉट है, ये सारा का सारा अगर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना जाता है, पिक्चर देखने जाता है, तो अपनी फोटो सबसे पहले फेसबुक पे डालता है या ट्विटर पे डालता है। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज, उसकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं पर्सनल, उसको राजनीतिक गतिविधि के रूप में आप कैसे देखते हैं? वो कब आपके लिए पॉलिटिकल बन जाता है, कब आपके लिए सोशल बन जाता है? देखिए, ऐसा है कि
कई चीजें पर्सनल होती हैं, सोशल होती हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, परसेप्शन क्रिएट करना और अपनी बात को सही कहना। आपने अपने आप को अभी कोंगी मीडिया कहा, आपने खुद ही बताया। मुझे कहते हैं लोग, मैंने हम खुद ही क्यों आपने खुद ही बताया कि अभी नया हुआ है कि मैं बीजेपी वाले ने खरीद लिया, अभी ट्विटर पे ये लोगों ने लिखना शुरू किया, तो मेरे इस पे कोई कमेंट लिया है, लेकिन आप दोनों ने पेमेंट नहीं किया। अच्छा, चलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। चलिए, और क्योंकि हमारे पे भी बहुत एक्विजिशन लगाए जाते हैं कि हम लोग संघ ट्विटर आउटसोर्सिंग यूनिट चलाते हैं, क्या चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सपोर्ट जो ये इंटरनेट एक एजुकेटेड लॉट का ग्रुप है और वो जनरली राइट विंग होता है, उसको सच्चाई पता होती है, जनरली राइट विंग होता है। हाँ, बीजेपी सपोर्टिंग होता है, ज्यादा लीनिंग होता है हमको। तो इट इज क्यों आपको लगा कि क्योंकि इट इज इसमें दो बात है। ये हो सकता है कि कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं या उनका नेतृत्व मनमोहन सिंह नहीं मौनमोहन सिंह है, जो आप लोग देखिए ये मीडिया जो है उसकी वजह से राइट विंग है, या राइट विंग विचारधारा अपनी प्रवृत्ति में राइट विंग है। एजुकेटेड लॉट एंटी कांग्रेस आपने नहीं कहा, वो आपने कहा कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन राइट विंग है। हाँ, तो एक राइट विंग सपोर्टर्स हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको सच्चाई पता चलती है, और सच्चाई पता चलने का सीधा माध्यम है ये, डायरेक्ट मींस ऑफ गेटिंग सारी नॉलेज पता चलने का। शकील जी, आप ये उंगली उठा रहे हैं ना, आप ये काफी लोकप्रिय हो गया है, बहुत सारे चैनलों पे मैं देख रहा हूं बक्से में लोग उंगली उठाने लगे हैं, तो आपकी ये कामयाबी है। पर मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अभय दुबे जी, अरविंद गुप्ता ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, शकील अहमद ने ईमानदारी से एक बात कही कि वो सीख रहे हैं कि इस बात को लेके, जैसे वो आरएसएस वाले प्रसंग पे कि हम पे तो हमला कर रहा है, कोई गडकरी का बचाव नहीं कर रहा है। ठीक है, एक राइट विंग है इसमें। मैं यही जानना चाहता हूं कि यही कांग्रेस मार खा जा रही है क्या? देखिए, जो हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, मैं कहता हूं न केवल राइट विंग, तो पूरे देश की राजनीति ही पिछले 10-15 साल से दक्षिणोन्मुख है। वो जमाना चला गया जब पूरे देश की राजनीति वामोन्मुख हुआ करती थी। ठीक है, तो ये तो जिस तरह की लोग अर्थनीति के बारे में सोचते हैं, जिस तरह की अर्थनीति की लोग उम्मीद करते हैं, जिस तरह अपने निजी जीवन में उन्नति चाहते हैं, वो सब बातें वो हैं जो कि वामपंथी नहीं कहते हैं। ठीक है, करते क्या है अलग बात है, लेकिन नहीं कहते हैं वामपंथी। तो ये तो इसमें तो कोई ऐसी इन्होंने गलत बात नहीं कही, हालांकि अपनी पार्टी के संदर्भ में कहा, लेकिन आमतौर पर पूरे देश का हाँ, लेकिन आपने पूरे देश का रुझान यही है, मैं ये मानता हूं। बीजेपी में काफी हमें पसंद हो या ना पसंद हो। दूसरी बात, जहां तक सोशल मीडिया का राजनीति से संबंध है, मैं ये कहूंगा कि ये राजनीति करने का एक बड़ा जबरदस्त औजार है। औजार है। हाँ। उसकी वजह है कि जब से संसदीय राजनीति या लोकतांत्रिक राजनीति शुरू हुई है दुनिया में, नेता और पार्टियां मुख्यतः 4 काम करते हैं। पहला काम वो ये करते हैं कि जनसंपर्क करते हैं, दूसरा काम ये करते हैं प्रचार करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जनमत बनाते हैं, और चौथा काम करते हैं गोलबंदी करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये चारों काम पलक झपकते बहुत फुर्ती के साथ होते हैं। ठीक है, आप फ्लैश मॉब्स जमा कर सकते हैं, आप अपनी राय फैला सकते हैं। ये काम करने में पहले नेताओं और पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को बड़ा समय लगता था, और जब से सोशल मीडिया कंप्यूटर से हटके आपके मोबाइल पे आ गया है, ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। पहले कंप्यूटर पे बैठना पड़ता था, उसके जरिए आप संपर्क करते थे, तो ईमेल के जरिए 1 to many की विधि से आप संपर्क किया करते थे। लेकिन अब जब आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, तो आप चलते फिरते कभी भी लोगों से संपर्क कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या और मोबाइल पे नेट को इस्तेमाल करने की क्षमता, उसकी उपलब्धता लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। तो जो पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी, जो पार्टी इस औजार की उपेक्षा करेगी, उसका हाल बुरा होने वाला है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है, समझने की बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये लोगों को, आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। अभी तक आपने विचार व्यक्त करने के लिए आपको कई तरह के फिल्टरों से गुजरना पड़ता था। संपादक होता था, प्रकाशक होता था, मुद्रक होता था, तब आप अपने विचार व्यक्त करते थे। अब आप सीधे सीधे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, आप उन्हें, और वो आपको लिखित रूप में पता चल रहा है कि बीजेपी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं या कांग्रेस के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने आप एक नेटवर्क है। हर व्यक्ति न केवल दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में एक नेटवर्क है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी तमाम ताकतें, ऐसे तमाम नेटवर्क जो कि फिल्टरों में यकीन नहीं करते, उनके लिए सोशल मीडिया ज्यादा मुफीद और ज्यादा सुविधाजनक है। इसलिए जो पार्टी बंद राजनीति है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सोशल मीडिया का वो ज्यादा सफलतापूर्वक लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो गैर पार्टी राजनीति में यकीन करते हैं, जो पार्टियों के सीमित दायरे से अलग हटकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं,
सोशल मीडिया उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है और ज्यादा सुविधाजनक है। क्यों शिवम, एक खतरा आपको नजर आता है कि जब उसको रामलीला मैदान बना दिया जाएगा और सब वहां अपनी हिस्सेदारी के लिए जाएंगे तो उसके स्पेस की, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना सैंक्टिटी, मान्यता खत्म हो जाएगी गैर राजनीतिक होने की। यही आप कह रहे हैं एक तरह से? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे ये जो बातें हैं ना कि पलक झपकते ही आपने फ्लैश मॉब इकट्ठा कर लिया, 1 लाख लोग आ गए, इतना आसान नहीं होता है। रोज ट्राई करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि रोज 1 लाख का बहुत सारे बैलून फट जाते हैं, बहुत जरूरत होती है मुद्दे की। मतलब ये कम्युनिकेशन का मीडियम है, माध्यम है, और इस माध्यम का एक अपना डायनेमिक्स है, जैसे टीवी का है, प्रिंट का है, उसको समझने की जरूरत है। उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। पर और दूसरी बात जो ये अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ये पार्टी और नॉन पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये बीजेपी का सपोर्ट बेस है, ये बीजेपी की ऑनलाइन एक्टिविटी की वजह से नहीं है, बल्कि जो ओरिजिनल जो खुद लोग हैं वो क्योंकि राइट विंगर हैं, तो बीजेपी का रिस्पांस ऊपर से भी वैसे ही है, क्योंकि लोग आइडियोलॉजिकली खुद तरीके के हैं। और उसके कई कारण है। एक ये है कि जो साइंसी किस्म का आदमी है, इंजीनियर है आपका, है डॉक्टर है, उस तरीके के लोग जो एक राइट विंग प्रवृत्ति के हैं। मैं स्टीरियोटाइपिंग कर रहा हूं, लेकिन आप चले जाइए जेएनयू में, सारा साइंस डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, एबीवीपी में, और सारे लेफ्टी मिलेंगे आपको, हिस्ट्री। ठीक है, एक जनरल बात। तो जो मोर टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड लोग हैं, जो गैजेट वाले लोग हैं, इंटरनेट का जिनको शौक है, वो उनमें अक्सर काफी राइट विंग प्रवृत्ति के लोग भी ज्यादा रहे। अब मैं दूसरे सवाल पे आना था। जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को उसका फायदा मिल जाता है और राइट विंग लोग हैं, और बिंद ने तो कहा ही, क्या ऑफलाइन, यानी कि आप मान लीजिए कि जो युवा दल है, कांग्रेस युवा दल के जो उसके कार्यकर्ता हैं, या आरएसएस या बीजेपी युवा दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी गतिविधियां और ऑनलाइन गतिविधियां हैं, उन दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए उसमें चक्कर ये है कि जो बीजेपी का ऑनलाइन इन्फ्लुएंस है, वो पार्टी का अपने आप से नहीं है, एक क्राउड रिस्पांस है, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है मुझे मालूम ही नहीं। मुझे सड़क चलते मिलते ही नहीं लोग जो कहते हैं मैं कांग्रेसी हूं, मुझे आपको मिले कोई? ठीक है, ये मैं इस वाले सवाल पे बात करूंगा। पर शकील, एक चीज मैं जानना था, अंकित मैं आ रहा हूं शकील, मैं एक जानना चाहता हूं कि मैं किसी जानकार से बात कर रहा था, कई लोगों से बात कर रहा था आने से पहले, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि पार्टी के स्ट्रक्चर में और सरकार के स्ट्रक्चर में हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब आप बॉस हैं, आपके नीचे प्रवक्ता हैं या और बहुत सारे महासचिव हैं, इस तरह का एक हायरार्की होती है। सोशल मीडिया में इस तरह के पदानुक्रम नहीं होते हैं। वहां पर कोई संपादक नहीं हो सकता, वहां पर कोई पत्रकार नहीं हो सकता, सब बराबर है, क्या नेता क्या कार्यकर्ता। हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला के टाइमलाइन पे कोई उन्हीं का कार्यकर्ता दूसरे आईडी से लेके कुछ उनको सुना दे या बात कर ले, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या इतना आसान है एक राजनीतिक दल के लिए वहां पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना? शकील जी, नहीं, ये राजनीतिक दल की हैसियत से नहीं है। ये फेसबुक भी जो बनाते हैं आमतौर पे ग्रुप फ्रेंडशिप करते हैं, मगर वो भी व्यक्तिगत नाम से खोलते हैं अकाउंट। जो ट्विटर वाले लोग हैं वो भी व्यक्तिगत रूप से। और मैंने कहा कि मुझको आज तक पार्टी ने, वैसे सारे टीवी चैनल वाले आप लोग जो है वो उनके पास है मेरा अकाउंट, वो फॉलो करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। आपके टीवी चैनल्स के भी और पत्रकार भी कई हैं जिनका अपना ट्विटर अकाउंट है, और उनसे भी हमारा इंटरैक्शन होता रहता है, सवाल जवाब होता रहता है। उनकी अपनी हैसियत। पर बात पार्टी को बचाने की नहीं है शकील जी, मेरा सवाल दूसरा था कि जो पार्टी के स्ट्रक्चर की हायरार्की है और सोशल मीडिया की में कोई हायरार्की नहीं है, वहां कौन सब बराबर है, हम और आप, वो काला कुत्ता नाम से भी आएगा और किसी भी और नाम से भी आ जाएगा, सब बराबर है हम और आप, ठीक है ना। तो इस पर मैं जानना चाहता हूं क्योंकि आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि इसकी आलोचना तो हो ही रही है कि कांग्रेस वहां पर नहीं है। शिवम कह रहे हैं कि यही पता नहीं चलता कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा क्या है। देखिए अरविंद नहीं, देखिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल कोई हायरार्की नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत शौक से खोलते हैं। अगर आपने उसमें एक कॉलम रहता है बायो कि आप अपने बारे में क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मैं फला था कांग्रेस में फला हूं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी बात समझी जाएगी कि आप पार्टी की तरफ से या आप व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि वहां कोई हायरार्की नहीं है। आपकी बात पर दूसरा रिएक्ट कर सकता है
ठीक आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता के इस पर, प्रधानमंत्री के किसी ट्वीट पर कांग्रेस का ही कोई कार्यकर्ता उससे सहमत नहीं हो तो वो भी अपनी बात कह सकता है। हाँ। इसमें कहीं कोई ये बंदिश नहीं है। और अगर उसको पार्टी डिसिप्लिन में रहना है तो स्वाभाविक रूप से अगर उसने नाम दिया है कि हम मुश्किल सवाल आपसे पूछता हूं कर रहे हैं तो पार्टी की हायरार्की का जानते हुए कि कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये कर रहा है, मगर एक जानना चाहता है, व्यक्तिगत है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। एक जानते हुए कि इसका जवाब शायद नहीं मिल पाए, लेकिन मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं कि जैसे मनमोहन सिंह ट्विटर पे हैं या पीएमओ इंडिया जो भी ट्विटर पर है और काफी लोकप्रियता है, 3 लाख लोग फॉलो करते हैं वहां पे, क्या उसी तरह से लोग कहते हैं कि कई बार कि राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते हैं या सोनिया गांधी क्यों नहीं बात करती हैं, तो क्या जब आपकी पार्टी बदलेगी तो क्या यह उम्मीद की जाए कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो होने वाले अध्यक्ष हैं, जो नेता राहुल गांधी, ये लोग भी ट्विटर पर आएंगे ताकि कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज जाए कि हां हम बदलेंगे तो ऊपर से बदलेंगे और सबके लिए बदलेंगे? देखिए, मैं ट्विटर पर आया तो वो मेरा व्यक्तिगत फैसला है, वो आएंगे या नहीं आएंगे ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा। हाँ। लेकिन एक बात आप बताते हैं, अगर ये आप पार्टी बदलने की बात अगर वोरा साहब के उस पत्र से है जिस पर उन्होंने लिखा है सब लोगों को कि अगर आप फेसबुक पर हैं तो दीजिए, ट्विटर पर तो उन्होंने पूरा प्रोफाइल मांगा है, यही 3 चीज नहीं मांगी है। और ये इसलिए मांगा है कि अगर आप कांग्रेस का नाम दिया है या भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया है और आप ऐसा कोई ट्वीट करते हैं जो पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है तो मीडिया वाले कहने लगेंगे कि कांग्रेस के फला ने ये किया, भाजपा के फला ने ये किया। इसलिए पार्टी को जानकारी होनी चाहिए कि आप वहां हैं और आप हैं तो किस हैसियत से हैं। कोई आदमी कह सकता है कि नहीं हमको कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं है, हम इंडिपेंडेंट इस पर है, लेकिन मीडिया उसको पेंट करेगा कि कांग्रेस के आदमी ने ये किया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने लेटर लिखा है और कोई खास बात नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। अगर राहुल गांधी कहें आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके स्टूडियो से 2 बहन भाग के चली जाएंगी नहीं चली जाएंगी। हाँ। तो और वो जो बोलेंगे आप खुद ही ट्वीट करेंगे सोशल मीडिया में, आप करेंगे कि राहुल गांधी ने ये बोला है। तो प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम एक जनरल एटीट्यूड है कि वो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, वो जनता से, देश से बात करना ही नहीं चाहते। वो सोचते जितना कम बात करें उतना अच्छा, वो रिस्क नहीं लेते हैं। जो शिवम बात कह रहे हैं मैं काफी इनसे एग्री करूंगा कि एक जो 2 वे प्रोसेस की, एक कम्युनिकेशन की, ट्रांसपेरेंसी की जो जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, वो तो लैक करती है। और कांग्रेस तो इस टाइम उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को एक कुएं में है, नहीं पा रही है। हाँ, खोल नहीं पा रही है। तो वैसे वो 21वीं सदी में लाने का श्रेय वही लेती है, आ गई है लेकिन वो कुछ खोल तो अरविंद एक सवाल पूछूं मैं आपसे, मैं एक ही का जवाब देना चाहूंगा। पहले आपने एक सवाल पूछा था जो किसी ने बोला नहीं। शकील जी, हाँ रवि, जो आ रहा हूं सर, एक सेकंड सर, जो आपने बात बोली है ऑनलाइन और ऑफलाइन और जो जमीनी ग्राउंड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ये हरदम हम कंपेयर करते हैं कि उसको कम कर दें, इसको ज्यादा कर दें। दोनों चीज करें, क्यों नहीं? मेरा सवाल अरविंद जी आपने कह दिया, मेरा सवाल यह है कि जैसे सुषमा स्वराज, एक होता है पार्टी की तरफ से संगठित रूप से एक अभियान चलाना या वहां पर मौजूदगी रहना, उसमें आप सुषमा स्वराज की मौजूदगी को भी गिन सकते हैं कि ठीक है, एक मंजूरी है, आडवाणी जी का ब्लॉग है और अरुण जेटली का वेबसाइट है, अपना है। क्या इस तरह की छूट बाकी और कार्यकर्ताओं को, छोटे स्तर के नेताओं को मिलेगी कि अपने भाषण को अपलोड करे? तो कई लोग कहेंगे कि ये तो अपना नेता बन रहा है ना, तो सुषमा स्वराज को तो वो छूट मिल जाए, शकील जी को मिल जाए, लेकिन क्या पता दूसरा सेट कर दे कि ये ज्यादा ही मुखर हो रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा रवि जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमारी एक वर्कर की जो ट्रेनिंग होती है, पार्टी लीडर की ट्रेनिंग होती है, उसको उस ट्रेनिंग के अंदर ये दिया जाता है कि आप अपना ट्विटर अकाउंट खोलें, फेसबुक अकाउंट खोलें, यूट्यूब अकाउंट खोलें, ईमेल का इस्तेमाल सीखें। तो हम तो ये एनकरेज करते हैं, ये आप एनकरेज करते हैं बिल्कुल। और जो यूज करता है हम उसको सिखाते हैं कि कैसे बेटर यूज करें। ठीक है, तो मैं इसके कंपोजिशन पे बात करूंगा, लेकिन अभय जी लैंग्वेज पे बात, भिड़ने की भाषा, क्या एक राजनीतिक दल उसको अफोर्ड कर सकता है? क्या उसका सहन कर सकता है इस तरह की भाषा? जैसे मैं भी बोल देता हूं, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि चलो फुटो, मैं भी किस तरह से, वो भी मुझे गरियाते हैं, मैं भी गरियाता हूं, अंत में दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन ये जो भिड़ंत है, धुलाई, हर सेकंड धुलाई हो रही है आपकी। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब राजनीतिक दल करेंगे, चाहे वो उसे आधिकारिक रूप से आधिकारिक रूप से बढ़ावा देते हो या न बढ़ावा देते हो, वो हमेशा ही सीमित रहेगा। राजनीतिक दलों की विचारधारा, उनकी रणनीति, कार्यनीति, उसकी एक जकड़बंदी होती है। उसके नेता को, उसके कार्यकर्ता को उसके तहत रहना पड़ता है। ये बात आपकी सही है, कितना भी आप बीजेपी उसको प्रोत्साहित करें,
लेकिन अगर कोई अपने ट्विटर पे बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की आलोचना शुरू कर देगा तो उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जिस तरीके से उनको जो वो है लाइन, लेकिन पार्टी की ही चलेगी, पार्टी की लाइन चलानी पड़ेगी। मैं ये कहता हूं पार्टी का नेता, इवन सुषमा स्वराज भी अगर पार्टी का विरोध शुरू कर देंगी उसके ऊपर तो सुषमा स्वराज को भी सेंसर किया जाएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया की वैसी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टी बंदी जो है वो सोशल मीडिया के स्वभाव के विपरीत है। ये उसकी एंटीथीसिस है पार्टी बंदी। इसीलिए जो लोग नॉन पार्टी बंद हैं, जो गैर पार्टी बंद हैं, उनके लिए सोशल मीडिया ज्यादा मुफीद है, उनके लिए बड़ा स्वाभाविक। इसीलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया अपने आप एक वैकल्पिक मीडिया भी तो है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं, इसीलिए वो वैकल्पिक राजनीति का अखाड़ा हम कह लीजिए। फिर मैं अंकित के पास जाना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी बात कहूं, अरविंद जी बुरा मान जाएंगे, लेकिन बीजेपी की पॉपुलैरिटी इंटरनेट पे दरअसल बहुत कम है। अच्छा, ये मोदी की पॉपुलैरिटी है। एक नहीं, उसमें खुश हो जाते हैं, मोदी का नाम लेके बीजेपी क्यों बुरा मानते हैं? वो अलग बात है, लेकिन हिंदुत्व और मोदीत्व में एक फाइट रही है वो है। मैं अभी बता दूं कि अभी तस्वीर भी दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में एक गूगल हैंग आउट किया था। ठीक है, वो उतना क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, गूगल हैंग आउट किया था, जैसे ओबामा ने किया था। हैंग आउट मतलब गपशप की भाषा होती है कि 4 लोग आइए, कुछ भी बात करो हमसे, नॉन पॉलिटिकल, कंट्रोवर्शियल। हो सकता है कोई ऐसा पूछ दे जो बोले मोदी और पार्टी में विवाद हो जाए। आज अजय देवगन आए थे, तो उसकी जो हिट है ओबामा के लगभग बराबर है। ओबामा अभी बात कर रहा था, तो ओबामा का जो हिट है उसमें जो जितने ज्यादा लोगों ने देखा है, कुछ हजार ही ज्यादा है। तो नरेंद्र मोदी का भी है, लेकिन वो 3D की टेक्नोलॉजी ये है। अंकित से मैं जाना, शकील जी मैं आ रहा हूं, संख्या के हिसाब से और वर्गों की विविधता के हिसाब से ये क्यों इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया? कोई दर्शक जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है ट्विटर या फेसबुक से, वो जानना चाहेगा कि क्या बला है जिस पे 12 करोड़ या 15 करोड़ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सोशल मीडिया 21वीं सदी में एक क्रांति की तरह है, एक रेवोल्यूशन लेके आया है, क्योंकि इसने हर एक शख्स को एक आवाज दी है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सरकारें इससे घबराई हुई हैं, क्योंकि ये पारदर्शिता पसंद करता है ये। और एक आंकड़े से इसको समझिए कि चुनाव पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। अभी भारत में 12 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हैं, जो अगले लोकसभा चुनाव तक 2014 तक 20 करोड़ होने की संभावना है। और जो 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले थे। 11 करोड़ वोट के दम पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी यूपीए की, और बीजेपी को 8 करोड़ वोट मिले थे। लेकिन 2014 के चुनाव में 20 करोड़ लोग तो सिर्फ इंटरनेट पर ही होंगे, और वो लोग एक बहुत बड़ा वोटर होगा, तो एक डिसाइसिव रोल होगा। और 2014 के चुनाव में चैतन्य वोटर होगा। और 2014 के चुनाव में 70 करोड़ लोग वोटर हैं और कोई 35 करोड़ ही वोट देते हैं, 50% का अगर औसत मान लिया जाए तो। और 35 करोड़ बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं ट्विटर को, इंटरनेट को। आ रहा हूं मैं, उससे वो उसकी संख्या बोल लेने दीजिए, फिर मैं अभी आऊंगा कि क्यों उसके राजनीतिक। और एक और आंकड़ा है ये इलेक्शन कमीशन का कि 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 111 करोड़ लोग हैं, वो बिल्कुल नए वोटर होगा, जो 18 से 23 साल की उम्र का होगा। और जो ये वर्ग है वो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो हर चीज को समझ रहा है, देख रहा है। तो इतने बड़े वर्ग को, इतने बड़े इंटरनेट यूजर्स को किसी भी सरकार के लिए अनदेखा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप क्यों कह रहे हैं कि महत्व नहीं है ट्विटर और फेसबुक? ये चुनाव जो है ट्विटर फेसबुक से नहीं जीते जाते हैं। आज भी चुनाव जो है जीते जाते हैं जमीन पे, गांव में, शहर में काम करके, वर्कर फैला के। ट्विटर से ये होता है कि आप एक पब्लिक डिस्कोर्स जो होता है वो चेंज कर सकते हैं। वो तो कांग्रेस में कोई डिस्कोर्स ही नजर नहीं आता, ये एक आलोचना है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव बनाया है, उसमें इंटरनेट का बहुत रोल रहा है। तो आप डिस्कोर्स चेंज कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी ट्विटर पे कुछ भड़काऊ बात कह देंगे और उनका तो उल्टा ही पड़ गया, उनका नेगेटिव, उनका सेंसेस की तरह ऊपर नीचे हो जाएगा। बस उसका मीडिया इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और सब ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना। हाँ, आप अपनी बात मैं कह रहा हूँ कि एक ओवरऑल मीडिया इम्पैक्ट होता है, जिसमें कि ट्विटर और एनडीटीवी और अखबार, ये सब एक साथ। ठीक है, हम थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेंगे कि इसके अगर काम जमीन पे कोई सरकार नहीं करेगी तो वो कितनी छवि बना लेगी। ये छवि बनाने के उपकरण तो उसके पास पहले भी थे, और अभय जी जब आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि जैसे अन्ना का आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उसमें एक नेता था, फिर भी एक संगठन था। लेकिन इस तरह से जो दिल्ली गैंगरेप में, वहां नेता नहीं था, कोई ढांचा नहीं था, लोग चले आए थे। ऐसी स्थितियों में कोई राजनीतिक दल सचेत रूप से कैसे बर्ताव करे इन परिस्थितियों में? छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। प्राइम टाइम के प्रस्तुत करता है प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा ना जाए। प्रायोजक बांगुर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। A21 Carbon Duplay Series, it multitasks with ease. Hyundai Eon, New India's trendsetter.
Seat SUV tires, कहां रुकना है पता है. और Hero Glamour, simply magnetic. कैसा ये ब्रेक में भी काफी कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही थी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार होती, आप लोग इसके मैनेजर होते और अन्ना आंदोलन में जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक पूरा स्ट्रक्चर था और ये दिल्ली गैंगरेप में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, अलग अलग छोटे सक्रिय राजनीतिक दल थे, संगठन थे, इसमें आप कैसे डील करते? देखिए, सोशल मीडिया कैसे संवाद करते? तो चिदम्बरम ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि फ्लैश मॉब से हम कैसे डील करें. आज की डेट में सोशल मीडिया एक सबसे फास्टेस्ट न्यूज वायर है. हाँ. अगर कुछ चीज कहीं घटना घट रही है, अगर एक अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले लोग अपनी सेफ्टी नहीं देखते और सोशल मीडिया पे बोलते हैं अर्थक्वेक हैपनिंग. एक ट्विटर पे ट्वीट आना चालू हो जाता है. तो अगर आप इसको समझने लगें, इसको जिसे हम कहते हैं इसको सुनने लगें, संवाद करने लगे और इसको रिस्पॉन्ड करने लगे, तो इससे अच्छा तो कोई टूल नहीं है पब्लिक की ओपिनियन जानने कैसे का. संवाद करते हैं, मतलब वो नेता का वहां जाकर बात करने से, जब शिवम कह रहे हैं कि आप कैमरे से ही बात कर लेते तो वो भी एक संवाद हो जाता है. दोनों चीज होती है. देखिए, इसमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. ऑनलाइन संवाद भी संवाद होता है. हाँ. और ऑफलाइन संवाद भी संवाद होता है. दोनों चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस. सिर्फ सोशल मीडिया दुनिया, जब इंटरनेट आया था तो लोगों ने कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर इस सोसाइटी का खत्म हो जाएगा, लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे. और क्योंकि मैं उस मूवमेंट का पार्ट था, मैं आपको बता सकता हूं आज तक ऐसा नहीं हुआ. 20 साल हो गए इंटरनेट को, मतलब 20-25 साल से जब इंटरनेट चल रहा है. तो ये सेम चीज है, आज भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. ऑनलाइन भी करना पड़ेगा, ऑफलाइन भी काम करना पड़ेगा. शेक हैंड तो शेक हैंड ही रहेगा ना. ठीक है, ये जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं कि आपने इसको कैसे देखा? कोई कहना बड़ा आसान है कि वहां पर सुषमा स्वराज अगर प्रधानमंत्री होती, मोदी होते, वो भी उनसे चूक जाते, तो यही आरोप लगता है. ठीक है, और एक और बात है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट हो गया. पंजाब में अकाली दल ने फ्री वाईफाई देने का वादा कर दिया. लैपटॉप अब महत्वपूर्ण हिस्सा है राजनीतिक दलों का. ठीक है, कुछ दिनों में 3G मोबाइल, 2G तो कोई नाम नहीं लगा, लेकिन 3G मोबाइल तो दे ही सकता है. तो इन दोनों चीजों पे जानना चाहता हूं एक हथियार के रूप में. फिर मैं शकील जी के पास जाऊंगा लंबे समय के लिए. देखिए, मैं फिर से पुरानी बात पे आऊंगा, उसी में इस बात का जवाब भी है कि पार्टियों के सामने समस्या ये है कि सोशल मीडिया के जरिए जो गोलबंदी होती है या जो ओपिनियन मेकिंग होती है, जो जनमत बनता है, अभी राजनीतिक दल ये नहीं समझ पाए हैं कि उससे कैसे निपटा जाए, उसके प्रति उनका रवैया क्या हो, सरकार किस तरीके से उनसे डील करे, ये उन्हें नहीं पता है. ये एक बहुत बड़ी, ये बिल्कुल एक नई चीज है. ये 2009 के चुनाव में भी इस स्थिति में नहीं थी. इसीलिए मैं कहता हूं, अभी जो हमारे साथी ने आंकड़े बताए, ये आंकड़े जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, 40% महिलाएं हैं. देखिए, ये आंकड़े जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये मात्रा जो है वो गुण में बदलती जाएगी. और आज राजनीति को जितना प्रभावित कर रही है, उतना ही राजनीति को बाद में, मैं ये नहीं कह रहा हूं चुनाव जीते हारे जा सकते हैं, शिवम की बात ये सही है. चुनाव जीतने हारने की स्थिति आना अभी बहुत दूर की बात है. लेकिन इससे ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं, ऐसे तमाम आधार बन सकते हैं, ऐसे तमाम मंच बन सकते हैं जो चुनावी राजनीति को गहराई से प्रभावित करेंगे. इसमें एक बात ऐड करूंगा. देखिए, क्या है, हमने एक दो प्रयोग किए और जिसको जो सब लोग यहां कह रहे हैं, हमने क्राउड सोर्सिंग करी, लोगों से ओपिनियन मांगी कि अपने अपने इलाके की आप 5-5 प्रॉब्लम्स बताएं, 5-5 जो आप चाहते हैं कि इसमें क्या सुधार हो बताएं, और उसको कंसोलिडेट करके पार्टी लीडरशिप को दिया. ये बहुत अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म, ये फीडबैक लेके ये फीडबैक मैकेनिज्म है. जो एक कार्यकर्ता कहता है शायद आप उससे भरोसा नहीं करते, लेकिन जो लोगों से कहना चाहूंगा, और इससे बढ़िया इम्पार्शियल फीडबैक मैकेनिज्म हो. नेताओं के पास लेकर गए कि ये रिपोर्ट है. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसको सुनियोजित तरीके से बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और उसके खिलाफ कभी जब फ्लैश मॉब जमा होगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास उससे निपटने की युक्ति होगी. ये मानना उचित नहीं है. उसकी परीक्षा तब होगी, तब उसकी परीक्षा होगी. अभी नहीं हुई, अभी नहीं होगी. अभी अनुकूल परिस्थितियां. ठीक है, आप कह रहे थे शिवम से सवाल बैठे होंगे और बात करेंगे उस बारे में. अंकित से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इसको कैसे अच्छे फीडबैक के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा. पिछले हफ्ते जब मैं एनडीटीवी से यहाँ से घर जा रहा था, रात को 11 बजे मुझे कैब चली गई थी, तो ना ऑटो मिल रहा था ना बस मिल रहा था. मैंने पवन खेड़ा जी को ट्वीट किया, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के राजनीतिक सेक्रेटरी हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं. तो मैंने उनको कहा, मुझे दिल्ली में पुलिस कम दिख रही थी और कोई डीटीसी बस अवेलेबल नहीं थी, ना कोई ऑटो मिला. मैंने उनको ट्वीट किया. उन्होंने अगले ही दिन डीटीसी चेयरमैन को बुला के आश्वासन दिया है मुझे कि अभी 1 महीने के अंदर बस सर्विस स्टार्ट हो जाएगी. और उन्होंने, और चीफ मिनिस्टर ने खुद पुलिस से बात की है कि इस एरिया पर पुलिसिंग बढ़ाई जाए. एक चुटकी सिंदूर की कीमत, और उसके बाद खुद पुलिसिंग बढ़ी है. मैंने खुद ऑब्जर्व किया है. अब मैं चाहता हूं, अब समझे पवन खेड़ा बाबू. ठीक है, पर मैं ये
शिवम, मैं ये जानना चाह रहा था कि इमेज मैनेजमेंट एक बड़ा हिस्सा होता है। मुझे लग रहा है कि कई बार कांग्रेस की चिंता में यह भी है कि वहां चल के इमेज मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी हाशिए पे लाया है एक तरह से। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये संभव है, क्या ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कि वहां जाकर आप इमेज मैनेजमेंट कर लेंगे? जैसे आपने मोदी का उदाहरण दिया, क्या मोदी सिर्फ इमेज मैनेजमेंट से मोदी बन सकते थे क्या? नहीं, इमेज मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। अब जैसे जो अंकित ने उदाहरण दिया, उससे अंकित के लिए पवन खेरा जी का इमेज मैनेजमेंट हो गया कि पवन खेरा जी एक नेता हैं जो उनकी बात सुनते हैं, जो उनकी बात को रिस्पॉन्ड करते हैं, डीडीसी चेयरमैन को बुलाते हैं, कुछ काम करते हैं। वैसे ही बहुत बार शशि थरूर जी मैंने देखा है कि तिरुवनंतपुरम के वोटर्स से खास बात करते हैं, उनका खास फीडबैक देते हैं। तो ये एक कुछ नेता होते हैं जिनको लगता है कि उन जनता से बात करना उनका काम है, लेकिन ज्यादातर नेता की आदत पड़ गई है कि वो जनता से दूर रहते हैं, अपने बंगले में रहते हैं, अपने दफ्तर में रहते हैं, वोटर से कम मिलते हैं। वही प्रैक्टिस नहीं हुई। शिवम, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ट्विटर के फॉलोअर संख्या को आप राजनीतिक ताकत समझेंगे क्या? नरेंद्र मोदी से ज्यादा शशि थरूर को लोग फॉलो करते हैं? नहीं, समझेंगे आप? नहीं, यस एंड नो, मतलब क्योंकि शशि थरूर जी को बहुत सारे लोग ऐसे भी फॉलो करते हैं जो देश दुनिया में फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड है। जरूरी नहीं कि वो सब वोटर है उनके, है ना? जरूरी, तो अलग अलग चीज होती है। यस और नो। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो नंबर्स का गेम है, हमें इससे थोड़ा दूर जाना चाहिए जी, दूर जाना। मैं ये नंबर का इम्पैक्ट असर पे बात करनी चाहिए। जो एक्चुअल अगर वो जो पवन खेरा जी हैं, चाहे उनके 10 फॉलोअर हो, 1000 फॉलोअर हो, अगर वो किसी का काम करते हैं और सुनते हैं जनता की आवाज, एक संवाद की मतलब जो अच्छी फीडबैक लेते हैं, वो उसका जो क्लाउड होता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है। ये नंबर्स का गेम नहीं है। नंबर्स का वैसे एक मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था कि 2010 में फरवरी में जब वहां पर चुनाव हुआ इलेक्शन डे के दिन, तो सारे लोग तस्वीरें पोस्ट करने लगे शकीली फेसबुक पे कि आप भी घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिए। तो एक आंकड़ा ऐसा आ गया कि 34 लाख लोग निकल कर जाकर वोट दिया है। हालांकि उसमें से 4% लोग झूठ बोलने वाले भी थे कि हमने वोट दिया है, लेकिन फिर भी 34 लाख लोग वोट दे के आए। अब ये किसकी तरफ गया वो अलग बात है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बदलते हुए दौर में जो पारंपरिक राजनीतिक शैली है उस पर कोई असर देख रहे हैं क्या? रामलीला मैदान तो फिर भी जाना पड़ेगा, या उसकी भरपाई यहां से हो जाएगी शकील जी आपके लिए? नहीं, देखिए, दुनिया बदलती है, राजनीति भी बदलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले कैसे प्रचार होता था आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने बीच में इंटरवेन किया, तो अब चुनाव में उतना शोरगुल नहीं होता है। आपको एक टाइम फ्रेम में बंद करना पड़ता है, किसी के घर पे पर्चा पोस्टर लटकाते हैं तो उससे इजाजत लेनी पड़ती है, ज्यादा अगर करेंगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन करेगा और जो लोग हैं। तो समय के साथ परिस्थिति बदलती है, ये भी बदलाव है और ये नई चीज है, अच्छी चीज है। इसका फायदा सरकारों को भी, इसका फायदा राजनीतिक दलों को भी और आम लोगों को भी उठाना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमारे मित्र वहां कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इसलिए इंटरैक्ट नहीं करते हैं कि वो करना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैंने कहा कि मैं कम ट्वीट करता हूं इसलिए कि मुझको समय नहीं है और डिबेट नहीं कर पाता हूं। तो जिसको बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको खाली समय रहता है, वो थोड़ा ज्यादा ट्विटर पे, फेसबुक पे रहता है। और आप दलील, जैसे मैंने कहा कि रिटायर्ड तो कर रहे हैं लेकिन दलील पुरानी दे रहे हैं। मैंने कहा रिटायर्ड IAS ऑफिशियल्स हैं, तो अब उनको कुछ ज्यादा समय है, मैंने शुरू में ही कहा। पर जो हमारा शकील जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, शकील जी, 15 से 35 साल के लोग ज्यादातर जो इंटरनेट पे सक्रिय हैं, उनका प्रतिशत इनका है, और ये सब लोग नौकरी करने वाले हैं, अपने अपने इम्तिहानों में, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। शिवम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या खाली बैठे हैं? जो मतलब जो अगर कह रहे हैं तो ये तो मुझे तकीद समझ नहीं आई। अमिताभ बच्चन को देखिए, 20 लाख लोग फॉलो करते हैं। मैं बताता हूं आपको शकील जी, इसको आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी को डिफेंड करना मत बदलिए। अब शिवम सवाल करना चाह रहा हूं। नहीं, जो सच्चाई है वो सुनिए ना। ठीक है, उनके पास पंकज पचौरी जी, उनका शिवम जी आपसे सवाल करना चाहते हैं शकील जी। पीएमओ की तरफ से ठीक है, जनता देख रही है किसके पास टाइम है, किसके पास नहीं है। शकील जी सुन लीजिए, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके बहुत सारे आप लोग पीएमओ को की बात जो कर रहे हैं,
तो पीएमओ का अकाउंट है, पीएम का अकाउंट नहीं, आपकी बात सही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट भी कोई हैंडल करता होगा, पूरी यकीन है जो करती है। एक सेकंड शकील जी, सवाल शिवम का सुन लीजिए। हाँ, नहीं, आप बहुत सारे नेतागण अब कांग्रेस पार्टी में और दूसरी पार्टी में आपके दोस्त होंगे, तो आप जरा सच सच ये बताइए कि जब वो सुनते हैं कि आप ट्विटर करते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं? वो घबराते हैं, वो पूछते हैं आपसे कैसे करें? कोई क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, डर है, खौफ है, क्या है? ये अच्छा सवाल है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, इसमें मिला जुला है, कोई एक रिएक्शन किसी का, कोई बहुत से लोग हैं ऐसा है कि भाई कैसे करते हो, मुझको भी बताओ, जो थोड़ा हमारी जनरेशन के हैं या हमारे जनरेशन के पहले के लोग हैं, जो नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो और उसको आगे बढ़ के करना चाहते हैं। तो इसमें अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग लोगों का। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने बंद कर दिया, कि उन्होंने कहा कि मैंने ओपन होकर कंट्रोवर्शियल बातें लिख दी, कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं एक अपने अच्छे मित्र को जानता हूं जो मंत्री हैं आज की तारीख में, उन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया कि कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से हर आदमी का हर तरह का रिएक्शन होता है। मतलब ये मैं फिर कहूंगा कि पीएम करते हैं, आग का दरिया और डूब के जाना। ऑफिसर्स की अभय जी, आपको लग रहा है, अब समय नहीं है, इसलिए फाइनल कमेंट 30 सेकंड में, क्या कांग्रेस आपको लग रहा है कि तैयार है? जी का जो स्टैंड है वो इंटरनेट और ट्विटर वगैरह और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को व्यक्तिगत संदर्भों में देख रहे हैं, और ये उनकी बात सही है। हर व्यक्ति यहां पर संस्था नहीं है, वो अपने आप में एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जो दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वायत्तता अपनी जगह मौजूद है। उसे फिल्टरों का सामना नहीं करना पड़ता, उसे कोई संपादित नहीं कर सकता। तो वो उसे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की स्वायत्ता के तौर पे उसके इस्तेमाल को देख रहे हैं। हम बहस चला रहे हैं कि उससे राजनीति पर संस्थागत असर क्या पड़ेगा, है कि नहीं? इन दोनों बातों फर्क है। मेरा मानना है कि है तो ये एक व्यक्ति का मामला, लेकिन इससे संस्थागत असर पड़ेगा, और बड़े पैमाने पर पड़ेगा, बड़े पैमाने पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को अपने अपने नजरिए से बात रखने के लिए। ये सोशल मीडिया है, जो पहले लोग इसे एंटी सोशल समझते थे, अब लोग पॉलिटिकल समझने लगे। अभी बहुत कुछ समझेंगे यहाँ पर। जेल भी जाते हैं, इसके लोग जेल भी जाते हैं, प्रिंसिपल ही भेजते हैं। ठीक है, छोटे से अब बस इतना ही, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।